माँ को अपने कमरे में सोते हुए देख विकास का खून खोल उठा। वह चिल्लाते हुए बोला, माँ आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरे में मत सोया करो, पर तुम्हें तो समझ में नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हो। जब भी तुम कमरे में सोती हो तो एक अजीब सी बदबू आती है। हर बार कमरे को सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा बीमार न हो जाए। सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, वहाँ कोने में ही क्यों नहीं जाकर सोती हो? पूरे घर में डेरा डालने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा गांव नहीं है। और ये क्या, तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को उड़ा रखा है। अगर वह बीमार हो जाएगा तो दवाई तुम नहीं दिलवाओगी। अरे हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छे से रहती हैं। बेटे की कड़वी बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू बह निकले। अब घूर घूर कर क्या देख रही हो, जाइए यहाँ से। तभी बाहर से उनकी बहू पूनम की आवाज आई, सोनिया जी, मैं रात को पार्टी में थक गई थी, मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना घर का सारा काम संभाल लेगी। पत्नी की बातें सुनकर विकास अपनी माँ से बोला, माँ आपको सुनाई नहीं दिया क्या? आपकी बहू पार्टी से कितनी थकी हुई आई है। जाकर उसके लिए गरम तेल लाकर आइए और पूनम के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। और क्या कहा तुमने? आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन खांसी जुकाम और मलेरिया न जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी। तब भी मैंने तुम्हें अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था। और फिर तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाना ही ठीक है। कम से कम वह अपनी सभ्यता और संस्कृति तो नहीं भूलता। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर और दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्म सम्मान को तार तार कर दोगे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के सामने एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इतना कहकर सुधा जी अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी हदें पार कर दी। सुधा जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, ये उसका दिल ही जानता था। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में सुधा जी को आया की नौकरी मिल गई थी, तो उनके बेटे विकास को भी स्कूल वालों ने फ्री में पढ़ने का मौका दे दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल के साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद प्रेम से उसकी शादी कर दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो अकेलेपन का दर्द वह सह रही थी वह खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाहे उसे उतना ही मिलता है जितना नसीब में होता है। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाते धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सुधा जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुल गया। जो आदमी सुधा जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर दिया। सुधा जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उससे पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है। अम्मा, एक आदमी ने कहा। पंखा खोलने भेजा गया है, पर किसने भेजा है? बहू ने भेजा है क्या? सुधा जी ने पूछा। तब तक पूनम उस कमरे में आकर बोली, जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, ये पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर मैं यहाँ बिना पंखे के कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन लिया, ये खटिया लगवा दी जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था, और अब ये पंखा भी नहीं रहने दो तो कैसे सो पाऊंगी? सुधा जी ने कहा। तो उनकी बहू पूनम
झल्लाकर बोली, ए बुढ़िया, तुझे जो ये 7 और 3 पहर का खाना मिलता है उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता नहीं कितना बिजली का बिल आता है, पर तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम भी क्या है तेरे पास। सुधा जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वापस जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगी। आज घर में पार्टी थी। सुधा जी के बेटे बहू की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। घर के कोने कोने को रोशनी और पंखों से सजाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सुधा जी के कमरे में पंखा भी हटा दिया गया था। पूनम और विकास भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई आकर पूनम से बोला, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की जरूरत है। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? पूनम से पूछा तो हलवाई बोला, सब्जियां काटने, जूठे बर्तन धोने और जूठी टेबल पहुंचने के साथ साथ पूरियां बेलने के लिए भी मुझे एक सहायक की जरूरत है। ये सुनकर पूनम बोली, तुम चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर देगी। ये कहकर पूनम थोड़ी देर में सुधा जी को ले आई और बोली, ये लो, ले आई तुम्हारे सहायक को। अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? ये इतना काम कैसे करेगी? काफ़ी बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बड़े पतीले क्या ये धो पाएगी? हलवाई ने कहा, तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम बता दो। ये कहकर पूनम वहाँ से चले गई। इधर हलवाई ने सुधा जी से कहा, अम्मा जी, तुम यहाँ बैठकर ये सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े हैं, जिसे देखकर सुधा जी इधर उधर देखने लगी। तभी हलवाई सुधा जी से बोला, माँ जी, इतनी सब्जियाँ काट तो लोगी ना? अच्छा ये बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी ये काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो। हलवाई की बात सुनकर सुधा जी बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो अभी यहाँ छोड़कर आई है ना, वह मेरी अपनी बहू है। क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर भी नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों माँ जी? हलवाई ने पूछा। सुधा जी ने मायूस होकर बोली, तुम मुझे मालकिन बता रहे हो? मैं एक बुढ़िया हूँ बेटा, जिस पर मेरे बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ, फिर चाहे वह बासी ही क्यों ना हो। पहनने को कपड़े देते हैं तो क्या हुआ, फिर चाहे वो फटे पुराने ही क्यों ना हो। रहने को घर दिया तो क्या हुआ, फिर चाहे वह सारे काम मुझे ही क्यों ना करने पड़े। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो क्या कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। पर यह कोई नहीं कह सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपसे ऊपर ही पड़ेगी। हलवाई सुधा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी सुधा जी बोली, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है ये बता दो। भाई बुजुर्ग हड्डियाँ हैं, थोड़ा धीरे धीरे करे। उस पर भी अगर हम बातें कर लेंगे तो काम में और भी देरी हो जाएगी, जिससे तुम्हें तो थोड़ी फटकारी मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी पूनम रसोई में आकर बोली, सुन बुढ़िया, तुम्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है। मेरे सारे मेहमानों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। ये कहकर पूनम बाहर चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सुधा जी की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उसने काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाता था, पर सुधा जी को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कुछ घंटों बाद हलवाई जाकर सुधा जी से बोला, अम्मा, बस पार्टी खत्म हो ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सुधा जी को वो काफ़ी लगी हुई थी। सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला नहीं खा पाई थी, क्योंकि पूनम की पूरी नज़र उन पर ही थी। जब सारे मेहमान चले गए
तो पूनम रसोई घर में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए और इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तन को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने श्यामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा। हलवाई की बात सुनते ही पूनम भड़क गई। किसी को कुछ नहीं दूंगी, जब बर्तन धोने वाली मेरे पास हैं तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं? और अपने श्यामू से कह देना कि जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती। पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं वहाँ थोड़े से पैसे और खर्च हो जाए तो क्या हुआ, बेचारे उस गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा। तो पूनम बोली, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए हैं ना, और अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना तो दे रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं किया। बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है। अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी ये ऐसा खाना कभी नहीं खा पाएगा जो मैं इसे दे ही दे रही हूँ। पूनम की बात सुनकर हलवाई बोला, पर मैडम अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, वह कब से काम में लगी हुई हैं, और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ रख लीजिए। हलवाई के इतना कहते ही पूनम जोर से बोली, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर तुम लोगों से भी ये खाना ले लूँ? वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को पचता नहीं। हलवाई बेचारा और क्या बोलता, उसने सुधा जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू की बात सुनकर सुधा जी बोली, बहू तुमने तो सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बुढ़िया ये सारा काम पहले खत्म कर, फिर दूंगी तुम्हें खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम खत्म करो फिर खाना मिलेगा। पर खाना तो तुमने सब दे दिया, सुधा ने कहा। ओ बुढ़िया तुम्हें क्या लगा, आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी, तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल के बासी दाल चावल, बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। इतना कहकर पूनम वहां से चली गई। उसके जाते ही सुधा जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, सोचते हुए सुधा जी वहां से खड़ी हो गई। चलो भूख तो जोरों की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों न हो। मन में बड़बड़ाते हुए सुधा जी झूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाने लगी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना बचा था। वह समझ गई कि ये उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ दिया। सुधा जी हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाकर सुधा जी बड़े बड़े बर्तनों को बड़ी ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा विकास वहां आकर बोला, ये धीरे धीरे क्या कर रही हो माँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। ये सुनकर सुधा जी बोली, हाँ बेटा, खाती तो बहु तू, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत अपना मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मिन्नतें क्यों मांगते हैं, जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे। ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद होना अच्छा है। सुधा जी की बात सुनकर विकास बोला, क्या तो ऐसी बात कर रही है बुढ़िया, जैसे तूने मुझे पैदा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। अरे अच्छा होता जो तूने मुझे पैदा होने ही नहीं दिया होता, तो शायद मैं किसी रईस के घर में जन्म लेता। दिया ही क्या है आज तक तुमने मुझे, खुद कंगाल हो, मुझे क्या दोगी, ऊपर से इतने सालों में मेरे सिर पर बोझ बनी हुई बेटी हो, तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा, विकास ने कहा। तो सुधा जी बोली, बेटा हमेशा से मैं तो यही सुनती आ रही हूँ कि माता पिता बच्चे को पालते हैं, पर आज जाना कि बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ तो पाल ही तो रहा हूँ, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और तुम लोग हो, एक टूटा फूटा घर दिया मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाई, कपड़ों के खर्च क्या कम है जो इतना बोल रही हो।
कहकर विकास वहां से चला गया। बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई और सोचने लगी, बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है। जब वे अपनी पूरी जिंदगी देकर भी कभी नहीं चुका सकते तो हमसे ये कैसा हिसाब मांग रहे हैं। खैर, सुधा जी अब इन बातों की आदत हो गई थी। एक दिन सुधा जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहां वही हलवाई आया। उसे देखकर पूनम, जो वहीं आंगन में बैठे बैठे फोन पर बातें कर रही थी, कहने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई बोला, वो उस दिन मेरी एक बड़ी कड़छी शायद छूट गई थी तो वहीं लेने आया हूँ। तो पूनम बोली, जाकर रसोई में देख लो। और ये बुढ़िया, तुम भी जाओ इसके साथ अंदर, देखना कहीं हमारा सामान चुरा कर ना ले जाए, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। पूनम ने कहा तो सुधा जी हलवाई के पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही हलवाई बोला, अम्मा सुना, मैं तो यहाँ बस कड़छी के बहाने आया हूँ, दरअसल बात तो कुछ और ही है। उस दिन तुम बता रही थी ना कि तुम्हें हलवा और खीर बहुत अच्छा बनाना आता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्रि चल रही है और एक सेठ भंडारा बनवा रहा है। अगर भंडारे में तुमने हलवा और खीर पूरी बना दी तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। हलवाई ने कहा तो सुधा जी बोली, पर बेटा मैं तो यहाँ से कहीं निकल ही नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें इस काम का पता चलेगा तो वे मुझसे घर और बाहर दोनों जगह के काम करा करा कर पिस डालेंगे। ना बाबा, तुम तो रहने दो, मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना है। सुधा जी की बात सुनकर हलवाई बोला, अम्मा तुम यहाँ से कोई बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचो इस बारे में। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, अगर काम करने का मन हो तो बस इस नंबर पर कॉल कर देना। एक बात याद रखना अम्मा, ये कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। इतना कहकर हलवाई वहाँ से चला गया। अगले दिन पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए ही खाना बनाना, हम बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में रखा ही है। सुधा जी की तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज पूनम ने ऐसा कहने पर सुधा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फोन करके उसके काम के लिए हाँ बोल दिया। अब जब भी हलवाई कहता, सुधा जी वहीं भी चली जाती। उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर पूनम को शक हुआ। वह उससे सोचा कि चलो घर के काम करके ही तो जाती हैं, चाहे जहाँ जाए। उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा कि जिस बुढ़िया को वह कंगाल अब सगुनी महसूस करने लगी थी, वह इतना कुछ कर सकती हैं। इसी तरह कुछ महीने बीते और सुधा जी प्रसिद्ध होती चली गई। एक दिन विकास घर आकर पूनम से बोला, सुनो पूनम, बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि जल्द ही ये घर बेचना पड़ेगा। हाँ, पर ये घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? पूनम ने पूछा। तो विकास बोला, मैंने एक किराए का मकान देख रखा है, हम उसमें चलेंगे और इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे। हम दोनों अपना घर चला लेंगे, इस बुढ़िया का कौन बोझ उठाएगा? अगले दिन विकास ने सुधा जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ना है। अब ये घर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो किराए के घर में तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कंगाल हो तुम, मुझे भी कंगाल बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तुम लोग जैसा जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। सुधा जी हाथ जोड़कर बोली, पर बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर दूंगी, फिर मैं ही चली जाऊंगी। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अब सुधा जी चोरी चुपके लोगों के घरों में खाना बनाने जाने लगी। उस बेचारे हलवाई ने सुधा जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन हलवाई ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होगा, जहां बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे। जिनका खाना सबसे ज़्यादा पसंद आएगा
उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही सुधा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर वहाँ जाने के लिए हाँ बोल दिया। जाने की तारीख आई तो सुधा जी हर रोज की तरह मंदिर का बहाना बनाकर और अपने साथ कुछ कपड़े लेकर वहाँ से निकल गई और हलवाई के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सुधा जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जलाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर पूरी जैसे देसी आइटम बनाए। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया तो सारी भीड़ सुधा जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई। फिर सुधा जी को स्टेज पर बुलाकर 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सुधा जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 5 लाख रुपए के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। अब सुधा जी ने ठान लिया था कि वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि अगर वह घर वापस गई तो बहू बेटे उसकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। समय बीता, दिन, महीने, साल बीतते गए। धीरे धीरे सुधा जी का नाम अखबारों में चर्चित होने लगा। उनका देसी खाना मशहूर होने के कारण टीवी और मोबाइल पर इंटरव्यू देने लगी। एक दिन सुधा जी ने बेटे बहू घर पर थे। उनका 10 साल का पोता बंटी मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था। उसी समय सुधा जी के इंटरव्यू का एक शॉर्ट्स वीडियो उनके सामने आया। मम्मी पापा देखो तो दादी माँ मोबाइल पर आ रही हैं, बंटी जोर से चिल्लाया। दोनों ने सोचा कि बेटा मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वह लगातार चिल्लाता रहा तो वे उठकर उसके पास गए। जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ इतना बड़ा नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ इतने सालों में कहीं मरा गई होगी। अब उन दोनों के मन में लालच जाग उठा, क्योंकि वे लोग अब भी किराए के मकान में रह रहे थे। कुछ दिन बाद वे सुधा जी का पता करके उसके पास पहुंचे। कंगाल समझे जाने वाली माँ के ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुधा जी ने खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, हाथों में आईफोन और महंगी घड़ी थी। वे पहले जिन माँ को भिखारी की तरह रखते थे, आज वही माँ एक रानी की तरह दिख रही थी। अब बेटा बहू सुधा जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गवार, जाहिल, कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर हीरा निकली। तो सुधा जी ने कहा, दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो। हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए खाना खाकर जाना। तुम्हारी तरह भूखा नहीं मार रही। और हाँ, आज तुम्हारी वही कंगाल माँ तुम्हें कुछ पैसे दे रही हैं जो तुम्हारे पोते की पढ़ाई के लिए हैं। उसे एक नेक इंसान बनाना, अपनी तरह मत बनाना। आखिरकार दोनों बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले गए और सुधा जी वहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।